हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 11th का, जो हम टॉपिक कर रहे थे ऑलरेडी, रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम फंक्शंस के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल्स और मेरी वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ला रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए ताकि उनके भी मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैंने जैसे आपको बोला हम ऑलरेडी बिगिन कर चुके थे इसे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ये फंक्शंस होते क्या है, चलिए देखते हैं व्हाट आर फंक्शंस, है ना। तो सबसे पहली चीज फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। जब एक क्या बोला है, एक ऐसा रिलेशन, देखिए इससे पहले हमने रिलेशंस पढ़ा था बच्चों। रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और आप पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें हमने काफी डिटेल में बात करी थी कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन बेसिकली क्या थे, दे आर द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन, पर हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। क्या कंडीशन होनी चाहिए उस रिलेशन में, देखिए बोल रहा है अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, एक सेट ए से बी में एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, उसको ही हम फंक्शन बोल सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो अगर यहाँ पे मेरे पास 1 2 एलिमेंट है और यहाँ पे है 3 4, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो जैसे 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 4, तो ये बोल रहा है जितने भी एलिमेंट सेट ए में है इनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज, या बोल सकते हैं वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, किसमें, इन सेट बी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं इसे, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, राइट, नॉन एम्प्टी सेट ए से लेके टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी के बीच का रिलेशन, सच दैट द डोमेन, देखिए फर्स्ट सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना, उन्हीं को तो हम डोमेन कहते हैं ना। ए सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी से रिलेटेड होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आपके डोमेन में आते हैं। तो यही बोल रहा है सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए, डोमेन पूरा ए होना चाहिए, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर आप जब लिख रहे हैं तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में वो बोल रहा है कि दो सेम ये यहाँ पे एलिमेंट लिखा है, ठीक है। तो नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन द, जब भी आप रिलेशन लिख रहे हैं वो बेसिकली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखूंगी तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 3 और मैं क्या लिखूंगी इसको 2 4, करेक्ट, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए बोला नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2। तो मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता 1 3 और सपोज आप बोल रहे हैं 1 4, ये पॉसिबल केस नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। 1 3 से भी रिलेटेड है, 1 4 से भी रिलेटेड है, जी नहीं, ऐसे इस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते। मतलब एवरी एलिमेंट in that relation, every element of set A should have a unique and distinct image or one and only one image in set B। ये हमको बड़े ध्यान से रखनी है ये बात दिमाग में, ठीक है। और एक चीज और देखिए, इसको हम दूसरे वे में जब हम ऑर्डर पेयर के टर्म में बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, दैट इज इन एफ दैट हैव द नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, 1 3 के साथ है, 1 4 के साथ है, तो इस टाइप का रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 3 है और 2 3 भी हो सकता है, मतलब सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता है। देखिए इसका मतलब इसकी मैपिंग अगर आप देखेंगे तो ये सेट ए है हमारे, ये सेट बी है, तो मैंने यहाँ लिखा 1 2 और यहाँ लिखा 3 4 तो मैं बोल रही हूँ 1 की पेयरिंग जैसे 3 के साथ हो रही है और 2 की भी 3 के साथ हो रही है।
तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेम हो, पर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर यहाँ है ए सेट और ये है सेट बी, तो इस तरीके की मैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके की मैपिंग पॉसिबल है, पर इस तरीके की मैपिंग पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर मैंने यहाँ बनाया है सेट ए और सेट बी, और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इसकी इमेज ये बना दी मैंने, ठीक है, और इसी की दूसरी इमेज बना दी, तो ये पॉसिबल केस नहीं हो सकता फंक्शन के लिए। तो एक फंक्शन को एक रिलेशन फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो डोमेन है ऑफ एफ ए द फंक्शन, इट शुड बी ए, और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे उनके पास सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप सो बात समझ आई होगी। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, दैट इज एफ, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी एंड ए बी, दिस ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू दिस फंक्शन एफ, देन f of a is equal to b, where b is called the image of a under f and a is called the pre-image of b under f। देखिए, यहाँ पे ये टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, डोमेन, प्री इमेज, इमेज क्या है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है ए के, इसके पेयरिंग जिसके साथ है, जैसे मैंने 1 2 लिया था, यहाँ 3 4 लिया था, तो 1 अगर 3 के साथ है तो मैं बोलूंगी 1 की इमेज है 3 और 3 की प्री इमेज क्या है 1। ठीक है, सो द फंक्शन f फ्रॉम a टू b कैसे डिनोट किया जाता है, f सच दैट फ्रॉम a टू b। f कहां से कहां डिफाइंड है, a टू b। एक ऐसा रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं कि सारे फंक्शंस जो है, सारे रिलेशंस जो है वो फंक्शन नहीं हो सकते, पर हर एक फंक्शन रिलेशन तो होगा ही ना, क्योंकि हम फंक्शन की डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है, पर उस रिलेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उन सब की एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया, एग्जाम्पल 10। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन एन। ठीक है, सच दैट, रिलेशन कैसा डिफाइंड है, ये आपके पास कंडीशन बोला है, आर इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n। तो आपको बताना है इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और ये भी बताना है क्या ये रिलेशन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो आपको ये भी चेक करना है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन होने के लिए कि हर एक एलिमेंट सेट ए का जो होगा उसकी यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। सेट बी में आप बोल सकते हैं 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए सेट बी में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डोमेन, कोडोमेन, रेंज जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है रिलेशन, कैसे डिफाइंड है रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होगा, y इज इक्वल टू 2x, आपके पास है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दी है x और y क्या नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप y x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2, मीन्स आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 2, है ना। इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ 2 के साथ क्या आ जा रही है 4 आ जा रही है। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू चलिए 10 ले लेते हैं, x की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपने x की वैल्यू जब 10 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, 2 टाइम्स आ जा रही है, करेक्ट। यही तो रिलेशन है, 2 टाइम्स ऑफ x बोला है। तो क्या कहीं पे भी रिपीटेशन होगी, पहली बात तो ये अनलिमिटेड सेट होगा क्योंकि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बात कर रहे हैं। तो जब भी आप x का कोई एक नेचुरल नंबर लोगे तो y एक करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर आपके पास आ जाएगा जो कि यूनिक होगा। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, ये जितने भी ऑर्डर पेयर्स में लिखती जाऊंगी आगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सेम फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं होगा ऑर्डर पेयर में। मतलब 1, अगर 1 डालेंगे देखिए x की वैल्यू तो एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है 2 डालेंगे तो एक डिफरेंट इमेज आ रही है 4, है ना। तो सबकी एक यूनिक इमेज आ रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब इसकी डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन ऑफ आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ आर, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा ना। डोमेन कहाँ से डिफाइंड होता है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो आपको डोमेन देते हैं, राइट। आप ये समझ आ रहा है ना, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया। तो डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर से आ जाएगा। कोडोमेन पूछा, ऑफकोर्स कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का ही सेट है ना। एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, एंड एन विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोला है, तो कोडोमेन इज ऑल्सो एन। व्हाट इज रेंज, अगर हम यहाँ रेंज ऑफ आर की बात करेंगे तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स आपके पास यहाँ पे आ जा रहे हैं,
देखिए आपने 1 लिया था फर्स्ट नेचुरल नंबर तो क्या आया +2, ठीक है। आपने 2 लिया था नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो y की वैल्यू कितनी आई 4। तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं क्लियरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास हमेशा 2 टाइम्स ये दिख रहा है 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके वैल्यूज आ रही जो कि क्या है इवन नंबर्स। तो आप बोल सकते हैं रेंज क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हमारे क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगी इसकी। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप पूछा इज दिस रिलेशन ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए बी में, है ना, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखिए 1 ले रहे हैं तो 1 की इमेज क्या बन रही है, यहाँ पे 2 बन रही है। अगर आप यहाँ 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है। 3 लेंगे तो नेक्स्ट क्या बनेगी, 6। तो देख सकते हैं क्लियरली 1 की एक ही इमेज बन रही है, दैट इज 2। 1 की कोई और इमेज नहीं बन रही ना, 4 नहीं बन सकती। तभी तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है इसमें ऑर्डर पेयर में। आप देखेंगे तो आप क्लियरली लिख सकते हैं सिंस every natural number in domain have one and only one image in B, therefore आप क्या बोलेंगे, therefore ये रिलेशन क्या है, therefore this relation is a function, therefore this relation is a function। तो फंक्शन होने के लिए वन एंड ओनली वन इमेज दिख रही है हमें बी में, या इमेज इन बी, या फिर आप बोल सकते हैं इन कोड में, है ना। तो इसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि रिलेशन क्या है, फंक्शन है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे ट्राई करके देखते हैं आप कर पा रहे हैं यानी चेक करिए इसे। देखिए बोला एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो, स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो देखिए पहला रिलेशन देखते हैं, हमें दिया 2 1 ऑर्डर पे 3 1 और 4 2। कंफ्यूज नहीं होना, 1 सेकेंड एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है। अगर आपको लगेगा मैम यहाँ तो रिपीटेशन हो गई, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता ऑर्डर पेयर का, तो ये बिल्कुल क्या है, ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है क्योंकि आपको दिख रहा है हर एक एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट ऑर्डर पेयर का, या फिर आप बोल सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है उनकी एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, वन एंड ओनली इमेज इन बी एग्जिस्ट कर रही है ना। कहीं पे भी आपको दिख रहा है 1 का वो नहीं दिख रहा है ना, हमारे पास स्पेस नहीं हो रहा। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे ओके, सो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो ये एक फंक्शन है, ये रिलेशन एक फंक्शन है। अब दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ देखिए लिखा है 2 2 2 4 3 3 4 4। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे इसका, तो ये है ए, ये सेट बी, तो यहाँ है 2 3 और 4 एलिमेंट्स है, और यहाँ पे आपके पास बोला है 2 है और 3 है और यहाँ पे भी 4 है। तो बोला है 2 की एक इमेज तो 2 भी बन रही है और 2 की एक इमेज 4 भी बन रही है, 3 तो 3 के साथ है और 4 4 के साथ है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं ये 2 है, 2 की 2 इमेज बन रही है, वन एंड ओनली वन कहाँ बन रही है, 2 की इमेज 2 भी बन रही है और 4 भी बन रही है। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो इसके कारण ये फंक्शन नहीं हो सकता। और लास्ट वाला देख लेते हैं, इसमें बोला है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो क्लियरली 1 1 इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी दिख रही है हमें। कोई भी जगह हमें नहीं दिख रहा किसी भी ऑर्डर पेयर में कि फर्स्ट एलिमेंट क्या रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए सिंस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज एंड दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। हमने यहाँ पे बोल दिया था ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 की 2 करस्पॉन्डिंग इमेजेस आ रही है डिफरेंट, दैट इज 2 2 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है और 2 4 को भी कर रहा है, और इससे पहले वाले में दे हैव अ यूनिक इमेजेस, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। आई होप सो सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। सो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, फंक्शन जिसमें हमें बोला इन विच आइदर आर रियल नंबर्स, ठीक है, और या फिर उस फंक्शन का कोई भी सबसेट जो है दैट शुड बी वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड अ रियल
फंक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है और रियल फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा आने वाला है जिसे हम बोलते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, तो अभी हम जो फंक्शंस पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा ये फंक्शन को डिफाइन करिए, इसका ग्राफ बनाइए, इसका डोमेन और रेंज बताइए, तो हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप बहुत अलर्ट रहिए और ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर कोई क्वेरी या डाउट्स होगी तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन पे। तो सबसे पहला फंक्शन हमारी बुक में जो दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सो आइडेंटिटी फंक्शन, तो डेफिनेशन तो कह रही है लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आर कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। आपने एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है, कैसे, कहाँ से कहा है, मतलब डोमेन भी उसका रियल नंबर्स है और कोडोमेन भी रियल नंबर्स है। देन दिस इज गिवन बाय, ये रिलेशन हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो ऐसे लिखा जाता है, y इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, ये रिलेशन इसे बोलता है आइडेंटिटी। मीन्स यहाँ जो डालोगे सेम आइडेंटिकल यहाँ मिल जाएगा, यहाँ जो डालोगे सेम आइडेंटिकल यहाँ, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू एक्स का मतलब ही क्या हुआ, अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स मीन्स y की वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी ना। x की वैल्यू अगर ऐसे बना लूंगी x और y, तो देखिए y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लूंगी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 लूंगी तो y की वैल्यू 3। तो मीन्स करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू आ रही है, आइडेंटिकल वैल्यू आ रही है। सो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से बन रहा है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। ये है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, या फिर आप बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। y जो है वही एफ ऑफ एक्स है बेसिकली आपका, तो y आपका जो है वो इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो गया फॉर ईच एक्स दैट इज बिलोंगिंग टू आर। तो मैंने तो आपको 1 2 एक नेचुरल नंबर्स लिए है, आप नेगेटिव नंबर्स लीजिए, डेसिमल लीजिए, कुछ भी लीजिए। आप यहाँ 1.5 लेंगे तो y की वैल्यू भी तो 1.5 बन जाएगी ना। तो देखिए करस्पॉन्डिंग यहाँ देख रहे हैं 2 के करस्पॉन्डिंग 2 पे बना, 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे से 4 बन रहा है। अगर नेगेटिव -2 ले रहे तो यहाँ करस्पॉन्डिंग -2 बन रहा है। तो ये कैसे बन जाएगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अगर y की x की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, आपका 0 आ जाएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हमें मिल जाएगी आइडेंटिटी फंक्शन में, राइट। अब आइडेंटिटी फंक्शन तो हमें ये पता चल गया कि इस तरीके से मिलेगा और ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा, राइट। अब आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमें 2 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बोला, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए डोमेन क्या है इसका और बताइए रेंज क्या है इसका, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। देख डोमेन यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। तो डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रेंज आपके पास जो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अगर आप 1.5 लेंगे तो यहाँ पे भी उसके करस्पॉन्डिंग 1.5 आएगा, यहाँ पे 2.5 लेंगे तो उसके भी करस्पॉन्डिंग 2.5 आएगा। तो रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, आप कोई भी रियल नंबर लेंगे सेम वैल्यू तो आपकी y की आनी है ना। तो y की वैल्यू हमेशा हमें क्या देती है, रेंज देती है। तो वैल्यू ऑफ y हमें क्या देती है, वैल्यू ऑफ y हमें देती है रेंज, ठीक है। और x की वैल्यू क्या डिफाइन करती है, आपकी डोमेन को, कि आप x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो रियल नंबर है तो मैं कोई भी रियल नंबर ले सकती हूँ। तो x हमारा डिफाइन करता है डोमेन और y हमारा डिफाइन करता है रेंज। आई होप सो समझ आ गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन तो ये कह रही है, डिफाइन एफ फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। और c क्या है यहाँ पे, वो कांस्टेंट है। x बिलोंग्स टू r where c is a constant and x belongs to each for and each x belongs to r। मतलब अगेन देखिए डोमेन यहाँ पे r टू r डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो गया r, और यहाँ पे रेंज अभी हम देखते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो यही बोल रहा है, रिलेशन है आपका कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू सी। y इज इक्वल टू सी मीन्स कोई एक कॉन्स्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने 3 ले लिया मैंने, जैसे यहाँ देखिए मैंने बोला y इज इक्वल टू 3। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, y इज इक्वल टू 3। पहली चीज जो मुझे पता चल गई, इट विल बी अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी एंड पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 3, है ना।
ये 3 पॉइंट है, तो मैं बोल रही हूँ एक लाइन ये बन गई y इज इक्वल टू 3, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए, आप चाहे तो 2 ले लीजिए, आप चाहे तो x की वैल्यू 4 ले लीजिए, y की वैल्यू फिक्स है दैट इज 3, और क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं करेगा ना, 3 एक कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सेम वे y की वैल्यू, x की वैल्यू -2 ले लीजिए, x की वैल्यू -4 ले लीजिए, y की वैल्यू फिक्स है कितनी है 3। तो ये हो गया उसका ग्राफ। ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अब ये देखिए यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू सी, यहाँ c इसलिए बोला क्योंकि 3 जरूरी थोड़ा ना, ये तो मैंने आपको ग्राफ समझाने के लिए 3 ले ली वैल्यू, है ना। तो c क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कांस्टेंट, आपकी कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो आपका फंक्शन उसी तरीके से डिफाइंड होगा, राइट। तो अब इसके हम अगर डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तो अभी यही वही मैं बता रही थी आपको, देखिए फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, है ना। तो डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। ये दूसरा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका कोडोमेन करता है। मैं आपसे रेंज पूछ रही हूँ, तो इसकी रेंज क्या होगी, आप x की कोई भी देखिए, ये x की वैल्यू डिसाइड करती है डोमेन, अब रेंज कौन करता है, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू फिक्स है ना, y की वैल्यू तो 3 की 3 है, तो इसका मतलब रेंज इसका क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज नोन एज व्हाट, कांस्टेंट फंक्शन। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या समझाया, कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज सेम होता है, जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया यहाँ पे, और रेंज आपका वो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है, जिसमें y की एक फिक्स वैल्यू है और y की वैल्यू ही हमें क्या देती है, रेंज। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अ कांस्टेंट फंक्शन। आई होप सो क्लियर है सबको ये। चले बड़े नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट हमारा है पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों। सो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो अ फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है, इफ ईच x इन r, ठीक है, वही अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, देखिए r टू r दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, आपको पता ही होगा, ये क्लास 9th ऑनवर्ड आप पढ़ते आ रहे हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर till an x raised to the power n, where n is a non-negative integer and a0, a1, a2, a3, an belongs to r। अब देखिए इस फंक्शन में ना आपको स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि इसका ग्राफ बताइए या इसका डोमेन बताइए, इसकी रेंज बताइए, क्योंकि जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने ये पहला वाला ग्राफ जो लिया है, ये लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, है ना। पैराबोला आपको पता है क्वाड्रेटिक में बनता है ना पैराबोला, तो ये पैराबोला उस केस में बनेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास ये। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर विल बी 1, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक टेबल बना लेती हूँ, ये x और ये y। तो x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, x की वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 4। अगर x की वैल्यू आप -2 लेंगे तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो आपको दिख रहा है इस +2 के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू 2 आ रही है, -2 के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पे बना ग्राफ, नेक्स्ट ये बन रहा है आपके पास पॉइंट, नेक्स्ट ये पॉइंट बन रहा है एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ जो बनता है ये क्या बन जाता है, पैराबोला। ऑफ कोर्स अगर आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा आपके पास, तो इसलिए एक ऐसा पैराबोला, इस शेप को बोला जाता है बेटा पैराबोला। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, पैराबोलिक कर्व मिलेगा, राइट। तो पैराबोला, अपर पैराबोला मिल रहा है आपको, अपवर्ड पैराबोला यहाँ पे मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला था, आप क्लास 11th में अभी पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शंस में इसके बारे में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये पैराबोला हो गया हमारे पास। तो इसमें अब इसके अकॉर्डिंग आपके हर क्वेश्चन, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड होगा कि आपको किसका ग्राफ पूछ रहे हैं वो, या किसका डोमेन पूछ रहे हैं, या किसका रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया सबका। इसी तरीके से देखिए ये किसका बनाया मैंने, क्यूबिक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। इसका अगर आप ग्राफ बना के देखेंगे तो क्या देखिए, x और y, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का क्यूब कितना आता है 1, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 3 का क्यूब कितना आएगा यहाँ पे 27। और इसी तरीके से अगर -2 लेंगे आप यहाँ पे तो वैल्यू चेंज होगी, देखिए -2 का क्यूब लेंगे तो -8 ही आएगा आपके पास, है ना। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो दिख रहा है आपको, देखिए जब x की वैल्यू आपने -2 ली है, y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, x की वैल्यू -2 लेंगे, यहाँ x की वैल्यू -2 पे इधर पे बनेगा, x अगर आपने -2 लिया है तो यहाँ पे -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2। ऑफकोर्स 3 टाइम नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, दैट इज -8। तो -2 ये रहा हमारे पास, ये है -2, इसके एक्चुअली प्रॉपरली आप देखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए,
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्यूबिक ग्राफ बन रहा है। तो आपके पास एग्जाम में अगर पॉलिनोमियल फंक्शन पूछा जाता है तो जनरली ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो एग्जाम में आगे की जो बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने जो दो डिस्कस किए, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी ओके इंपॉर्टेंट है, पर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में है जो मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो मैं आपको बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन, ये इसमें भी स्पेसिफिक आपको दिया जाएगा। सो रैशनल फंक्शन कोई भी फंक्शन जो किस फॉर्म में होती है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ऑफकोर्स रैशनल नंबर इसी फॉर्म में होते हैं, तो रैशनल फंक्शन भी इसी फॉर्म में, वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे एंड एक्स इज डिफाइंड इन अ डोमेन वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल, जी ऑफ एक्स नीचे का डिनोमिनेटर आपका इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। तो ये हो गए आपके पास रैशनल फंक्शंस, राइट। यही मैं बता रही हूँ, रैशनल पॉलिनोमियल उतने नहीं इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 11th नहीं, 12th नहीं, इवन आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्या है मॉडुलस फंक्शन, है ना। अभी तो हमारे पास बेसिक इसके बारे में डेफिनेशन है, पहले देखते हैं क्या होता है ये फंक्शन। सो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। सो डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर is defined by f of x is equal to mod x। इसे बोला जाता है mod x, ये साइन दिख रहा है, इसे बोलते हैं mod x या modulus of x। For each x belonging to R is called a modulus function। Now for each non-negative value of x, f of x is equal to x। For each negative values of x, the value of f of x is negative value of x। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा f ऑफ x, मॉड फंक्शन देखिए कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ x। मॉडुलस जो फंक्शन है ना, ये आपको दो वैल्यूज देगा, एक देगा पॉजिटिव x और एक देगा नेगेटिव x। इसका मतलब पॉजिटिव x तब होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास x आएगा। अगर आप x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो आपके पास माइनस x आएगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि मैम मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, बिल्कुल पॉजिटिव देता है, पर वो पॉजिटिव आ रहा कैसे? वही तो ये डेफिनेशन समझा रही है। देखिए मॉड ऑफ 2 पूछूंगी तो आपका आंसर होगा 2, राइट। अगर मैं -2 का मॉडुलस पूछ लूंगी तो भी आंसर 2 होगा, पर ये आंसर आ रहा कैसे? क्योंकि मॉड ऑफ -2, आपने जब x की वैल्यू लेस देन 0 ली तो आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव ऑफ x बोला है। सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x क्या था? -2। सो माइनस माइनस, इसलिए आंसर क्या आया? प्लस। बच्चे ये बात समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन, ये फॉर्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आनी चाहिए हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि क्यों ऐसे आ रहा है, ठीक है। और इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों बन रहा है? देखिए कैसे बन रहा है। ये यहाँ लिया x और यहाँ लिया y। अब मैंने बोला x की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए 1, तो y की वैल्यू 1 ही आएगी मॉड से। x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0 ही आएगी। x की वैल्यू -1 ले लो, y की वैल्यू 1 ही आएगी। x की वैल्यू -2 ले लो, y की वैल्यू 2 ही आएगी। x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 2। तो देखिए 0 पे 0, 2 पे 2, -2 पे भी देखिए क्या आ रही है? 2 आ रही है। 4 पे 4 आ रही है। -4 पे भी क्या आएगी? 4 आएगी। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मॉडुलस तो आपको सेम पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला भी पॉइंट मिलेगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट। आगे बात समझ में? कैसे बन रहा है ग्राफ आपको समझना जरूरी है। तो ये y इज इक्वल टू मॉड x का आपको ग्राफ यहाँ पे मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया। ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू के लिए। जब व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है और x इज लेस देन 0 पे यहाँ आ रहा है। इक्वल टू 0 पे तो यही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा? देखिए डोमेन क्या होता है बेटा, आप क्या पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। तो सेट ऑफ क्या ले सकते हैं? यहाँ पे नेगेटिव ले लेना है, पॉजिटिव, डेसिमल, कुछ भी ले लो। तो आपके पास ऑलरेडी ना फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R ऊपर लिखा था। तो डोमेन तो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज। रेंज में हमारे पास क्या आ रहा है? क्या आपके पास कहीं पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है? नीचे की तरफ कहीं ग्राफ बन रहा है? नहीं बन रहा ना। हमेशा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू। तो हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग व्हाट? 0। 0 भी इंक्लूडेड है, राइट।
तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। प्लीज कंफ्यूजन मत हुइएगा कि पॉजिटिव रियल नंबर में मैम जीरो भी तो आ गया, जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। आई होप सो बात समझ आ गई सबके। ओके, तो ये बच्चों आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। इसका आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कैसे मैथमेटिकली लिखा जाता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया। इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। डोमेन और रेंज इसकी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो बच्चों, आज हमने जो डिस्कस किया है वो आपको समझ आया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, राइट। और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ 2-3 फंक्शंस हमारे और बच गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर क्वेश्चंस में इन्हें कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।